नमस्ते। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 7 के तीसरे अध्याय की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान की जब हम बात करेंगे तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली कभी भी राजधानी नहीं रहा या फिर कभी भी ये केंद्र बिंदु के रूप में नहीं रहा। केंद्र बिंदु के रूप में जब भी बात आई तो बिहार या नालंदा की ही आती रही है। तो दिल्ली पे सबसे पहले राजपूतों का शासन रहा है। राजपूतों में भी तोमर राजपूत का शासन रहा। फिर तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने हराया था। तो तोमर और चौहान के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की जहाँ तक बात आती है तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने 320 वर्ष तक शासन किया था और इनका नियंत्रण लगभग इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रों पर हो चुका था। इन सुल्तानों ने बहुत सारे दिल्ली में अनेक नगर बसाए, जैसे देहली कुहना, सिरी, जहांपना, ये आदि प्रमुख नगर थे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंशों ने शासन किया, इसके अंतर्गत कौन कौन से शासक आए, कितने वर्षों तक इनका शासनकाल रहा, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमने राजपूत वंश की बात की थी। तो राजपूत वंश में तोमर राजपूत जो थे उन्होंने आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक शासन किया, जिसमें इसके जो एक महत्वपूर्ण शासक थे अनंगपाल, उन्होंने 1130 से 1145 तक शासन किया। उसके बाद जो चौहान राजपूत है उसमें उन्होंने 1165 से 1192 तक शासन किया, जिनमें पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल रहा वो रहा 1175 से 1192 तक। उसके बाद देखेंगे जो ये 5 वंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत के, उनके बारे में देखेंगे। ममलूक वंश पहला जो है वो 1206 से 1290 तक रहा, जिसके पहले शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया। इल्तुतमिश 1211 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। उसके बाद खिलजी वंश को देखेंगे हम। खिलजी वंश में 1290 से 1320 तक इनका शासनकाल रहा। उसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी थे वो 1296 से 1316 तक इनका शासनकाल रहा। फिर देखेंगे तुगलक वंश की बात हम करेंगे। 1320 से 1413 तक इनका शासनकाल रहा, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक शासन किया। उसके बाद हम बात करेंगे सैयद वंश की। सैयद वंश में देखेंगे तो 1414 से 1451 तक का शासनकाल रहा, जिसमें खिज्र खान ने 1414 से 1421 तक शासन किया। मुबारक शाह ने 1434 से 1443 तक, मोहम्मद शाह ने 1434 से 1443 तक। उसके बाद हम देखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह, इन्होंने 1443 से 1451 तक शासन किया। उसके बाद लोधी वंश की बात करेंगे। लोधी वंश में हम देखेंगे कि लोधी वंश में का जो शासनकाल रहा वो रहा 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी, ये इनका जो शासनकाल रहा वो रहा 1451 से 1489। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक इनका शासनकाल रहा। इस सूची में हमने देखा कि इन राजवंशों के विभिन्न राजाओं ने अपनी योग्यता के आधार पर दिल्ली पर कई शताब्दी तक शासन किया। अब दिल्ली सल्तनतकालीन इतिहास को जानने के लिए भी अनेक स्रोत हैं, जैसे ऐतिहासिक साहित्य है, अभिलेख है, सिक्का है, भवन निर्माण कला है, जिससे हमें उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो राजवंश जिनके बारे में हमने बात की, उनमें पहला राजवंश ममलूक वंश है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ममलूक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें। इस वंश के 11 शासक थे, जिसमें 3 जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये दास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को गोड़ के शासक मोइजुद्दीन गोरी ने खरीदा था, अपना गुलाम बनाया था। मोइजुद्दीन गोरी जो था उसने भारत पर कई आक्रमण किए थे
1191 में उसने तराइन का पहला युद्ध किया था जो पृथ्वीराज चौहान के साथ था, जिसमें वो हार गया था। उसके बाद उसने 1192 में दूसरा युद्ध किया था, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें वो उसने विजय प्राप्त की थी। गोरी भारत के विजित प्रदेशों पर जो वो जीत जाता था, उस प्रदेशों का शासनभार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप करके गजनी लौट के चला गया। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली के शासन की बागडोर संभाल ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा देखेंगे। जो ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, उसे भारत में ममलूक या दास वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर राजधानी थी। उसने दिल्ली और अजमेर में मस्जिदों का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ किया गया था। 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इतिहास में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो शासक सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दासों का एक संगठन बनाया था, जिसका नाम था तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल उसे कहा जाता था। इसने इक्तादारी व्यवस्था भी चलाई थी। इक्ता राज की सबसे छोटी इकाई होती थी। 1221 ईस्वी में इसी के शासनकाल में चंगेज खान भारत आया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का इल्तुतमिश ने ही चलाया था और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सबसे पहला सुल्तान भी इल्तुतमिश था। यहाँ पे इल्तुतमिश से लेकर के 4 क्वेश्चन बन जा रहा है, जैसे दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था, और सबसे पहले शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का किसने चलाया था, फिर इक्तादारी व्यवस्था किसने शुरू की, या चालीसा दल की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था। तो ये चारों प्रश्न इल्तुतमिश से जुड़े हुए हैं। इसका जो उत्तर होगा वो इल्तुतमिश ही होगा। उसके बाद देखेंगे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ जन विरोध के कारण उसे गद्दी से हटा दिया गया। फिर रजिया को गद्दी पर बैठा दिया गया। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। रजिया का शासनकाल 4 वर्ष का ही था, लेकिन वो 4 वर्ष का ही शासनकाल काफी महत्वपूर्ण था। रजिया सुल्तान ने महिला वस्त्र को त्याग करके पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला कबा पहना था। कबा को कुर्ता कहा जाता है, और कुलाह एक प्रकार की पगड़ी होती है, उसको अपनाया था। रजिया ने सबसे पहले तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति संगठित करने का प्रयास किया था। लेकिन रजिया सुल्तान के गद्दी पर बैठने से सामंतों का जो एक वर्ग था, जो पुरुष प्रधान समाज था, वो महिला की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो महिला की सत्ता के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं हो रहा था। दूसरी ओर जो उलेमा थे, उनके अनुसार इस्लाम में महिला को सुल्तान का पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण रजिया सुल्तान को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा ने ही रजिया को असफल कर दिया था। कई इतिहासकारों ने रजिया सुल्तान की प्रशंसा भी की है, जिसमें मिनहाज उस सिराज ने लिखा कि रजिया एक महान शासिका थी। वो बुद्धिमान थी, न्यायप्रिय थी, उदार चित्त थी, प्रजा की शुभचिंतक थी, प्रजापालक थी और अपनी सेनाओं का कुशल नेतृत्व भी करती थी। उसमें बादशाहत के वो सभी गुण विद्यमान थे। और उसके साथ ही एक और इतिहासकार के निजामी ने उन्होंने भी लिखा था कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में रजिया सुल्तान सबसे श्रेष्ठ थी। इसके बाद बलबन की बात करेंगे। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने और अपने विरोधियों को दमन करने के लिए लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। उसने चालीसा दल का दमन कर दिया। जो चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनाया था, 40 दासों का संगठन, उसे बलबन ने खत्म कर दिया। वह निरंकुश राजत्व के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। उसके अनुसार वो कहता था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसने ईरानी त्योहार नौरोज उत्सव मनाना शुरू कर दिया। उसके साथ ही उसने अपने राज दरबार में 2 ईरानी प्रथा शुरुआत कर दी, जैसे सिजदा और पैबोस। सिजदा जिसका अर्थ होता है लेट कर नमस्कार करना, और पैबोस जिसका अर्थ होता है पांव का चुंबन लेना। इसके बाद खिलजी वंश हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था, जिसने सत्ता पर अधिकार करने के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण कर ली थी। उसने 1290 से 1296 तक शासन किया। खिलजी शासकों के समय दिल्ली सल्तनत का काफी विकास हुआ था, बहुत ज्यादा विकास हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन का शासनकाल इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, क्योंकि इसने 20 वर्षों तक शासन किया। वह एक दूरदर्शी शासक था। सबसे पहले उसने गुजरात, मालवा, राजपूताना पर अधिकार किया। उसके बाद दक्षिण विजय की योजना बनाई, जिसमें उसे अपार धन संपत्ति हाथ लगी, जिससे उसका केंद्रीय जो कोष था वो काफी समृद्ध हुआ। उसके बाद अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में व्यापक सुधार किया। उसके बाद सबसे पहले उसने गंगा और यमुना नदी के बीच के जो क्षेत्र थे उसमें लगान की दर में वृद्धि कर दी, उसे बढ़ा दिया। सेना में सुधार के लिए उसने अनेक कार्य किए। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को हुलिया रखने का और घोड़े दागने की प्रथा का शुरुआत किया था। शेरशाह और अकबर ने भी इस प्रथा को जारी कर रखा। उसके बाद कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। इसकी विस्तृत जानकारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया तारीख फिरोशाही में मिलती है। अलाउद्दीन ने इसके तहत कई नए पदों का सृजन किया, जैसे दीवाने रियासत। ये व्यापारियों और बाजार पर पूर्णतः नियंत्रण रखता था। सहनाए मंडी, ये बाजार का अधीक्षक होता था, जहां सभी व्यापारियों को इनके दफ्तर में अपने आप को पंजीकृत करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। फिर बरीद होता था, प्रत्येक बाजार का ये निरीक्षण करता था। उसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश दिया था। जो कम तौलता था कोई भी सामान को, तो जितना कम तौलता था उतना मांस उसके शरीर से काट दिया जाता था, ऐसा आदेश दिया गया था। इन प्रयासों के तहत बाजार में वस्तुओं के दाम पे रोक लगाया जाता था। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन का जो ये बाजार नियंत्रण था, उसका जो उद्देश्य था वो था आम लोगों को राहत पहुंचाना। फिर तुगलक वंश की बात करेंगे। गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की नींव डाली। इसके 5 वर्ष के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक एक कुशल और साम्राज्यवादी शासक था। इसने लगभग 2.5 दशक तक शासन किया। इसने दक्षिण के राज्यों पर अधिकार करने के लिए 1326 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। उसने सिक्कों में सुधार के लिए अनेक प्रकार के सिक्के जारी किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसी के शासनकाल में मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसे हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। उसने दीवाने अमीर कोही अर्थात कृषि विभाग की स्थापना की थी। ये अरबी, फारसी सहित अन्य कई भाषाओं और ज्ञान में पारंगत था। इसके बावजूद भी इसके बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए जो विवादों से भरे रहे हैं। यहाँ पे इब्न बतूता के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन अपनी एक पुस्तक रेहला में किया है। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। उसके शासनकाल में राज्य और प्रजा दोनों काफी संपन्न थे। सिंचाई कर लेने वाला ये पहला राजा था। उसने हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर को बसाया। उसने दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक एक विभाग बनाया था। सैयद वंश की बात करेंगे। दिल्ली में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन आरंभ हुआ। इस वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। उसे अमीर तैमूर ने अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। उसने दिल्ली के वास्तविक शासक दौलत खां को हरा करके उसे पराजित करके सैयद वंश की नींव रखी थी। खिज्र खां अपनी लोक कल्याणकारी गतिविधि और प्रशासन में अच्छे दृष्टिकोण के लिए, मानवता के लिए दिल्ली की जनता के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद के सुल्तान आपसी लड़ाई में उलझे रहे और धीरे धीरे 1451 में लोदी वंश की स्थापना हो गई थी।
लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के राजवंश में अंतिम वंश था। 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश के नाम से प्रथम अफगान राज की स्थापना की। उसका अधिकतर समय विद्रोह के दमन में ही बीता था। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन किया, मतलब 38 वर्षों तक बहलोल लोदी का शासनकाल रहा है। उसके बाद सिकंदर लोदी की बात करेंगे। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खान था। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद 1489 ईस्वी में वह दिल्ली का सुल्तान बना। उसने सीमा विस्तार के साथ साथ आर्थिक सुधारों पर भी काफी जोर दिया। भूमि की नाप के लिए गजे सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप बनाया प्रारंभ किया, जिसमें 39 खाने थे। ये मुगल काल तक प्रचलित रहा है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है। यहाँ पे आपको मकबरा एक दिखाई दे रहा है, ये सिकंदर लोदी का मकबरा है जो दिल्ली में है। अब हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1517 को गद्दी पर बैठा। वह लोदी वंश का अंतिम राजा था। इसी के शासनकाल में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, पराजित कर दिया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। मुगल वंश के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने समय समय पर अपनी सीमा का काफी विस्तार किया। 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में सल्तनत का क्षेत्र उतना विस्तृत नहीं था, उतना दूर तक फैला हुआ नहीं था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और ग्वालियर पर अधिकार किया। क्षेत्र विस्तार के बहुत सारी कठिनाइयां भी होती थी, जैसे दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध तक के प्रांतों का नियंत्रण बहुत कठिन था। शासकों द्वारा बगावत होता था, युद्ध और फिर खराब मौसम के कारण भी दिल्ली के सल्तनत के अधीनस्थ राज्यों का संपर्क टूट जाता था। अफगानिस्तान की ओर से हमला होने की आशंका भी बनी हुई रहती थी। बाद के दिनों में साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखने को मिलता है। सल्तनत काल में आरिज विभाग का मतलब होता है सैन्य विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की थी। उसने आंतरिक विद्रोह का दमन बलपूर्वक किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत का जो प्रसार हुआ था वो दक्षिण भारत तक हो गया था और अलाउद्दीन के दक्षिण विजय में मलिक कफूर का काफी योगदान रहा है। उस दक्षिण विजय का श्रेय मलिक कफूर को ही दिया जाता है। उसने देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र, पांडे में सुल्तान को जीत दिलाई। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उत्तरी और दक्षिणी भारत के मध्य प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का काम किया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआती व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन 150 वर्ष के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल के अंत तक एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें बनी। ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा जो पहला शहर बसाया गया था, देहली कुहना, वहां पे स्थित है। बाद में इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मीनार बनवाई गई। उसके बाद है मस्जिद के बारे में जानेंगे। मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। सजदा करने का मतलब घुटना और माथा टेकते हैं। बेगमपुरी मस्जिद, ये मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मोट की मस्जिद, सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये उसके मंत्रियों के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे आपको मोट की मस्जिद का फोटो दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था के बारे में। राज्य में शासन व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी शासक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है और अपनी सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया और इन गुलामों को फारसी में कहा जाता था बंदगा। इन्हें सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था।
उसके बाद सल्तनत की सुरक्षा और स्थायित्व सैनिक शक्ति पर निर्भर होने के कारण सुल्तान राजस्व का अधिकांश भाग सेना पे खर्च कर देता था। सल्तनत के प्रारंभिक काल में प्रांतों का स्वरूप निश्चित नहीं था। जो विजित क्षेत्र होते थे, जो जीता हुआ क्षेत्र, मतलब जो अविजित क्षेत्र थे जिसे जीत नहीं सकते हैं वो, और अर्धविजित क्षेत्र जो आधा जीता हुआ क्षेत्र है, उसे क्या करते थे सुल्तान अमीरों में बांट देते थे। अब इन अमीरों का काम होता था उन क्षेत्रों को जीत करके उस पर नियंत्रण स्थापित करना। उनके क्षेत्रों को इक्ता और अमीरों को मुक्ति कहा जाता था। जब सल्तनत में स्थायित्व आने लगा तो सुल्तान खुद इन नए क्षेत्रों को जीतते थे और जो जीता हुआ प्रदेश होता था उसको क्षेत्र में बांट करके उसमें अमीरों को नियुक्त कर देते थे। सुल्तान इन अमीरों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण भी करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सकते थे। उसके बाद 14वीं शताब्दी में प्रांत को क्या किया जाता था, उपखंडों में बांट दिया जाता था और उसे बांटने के बाद उसका नाम रखा जाता था शिक। और इसके जो मेन अधिकारी होते थे, जो मुख्य अधिकारी होते थे, उसे कहा जाता था शिकदार। कुछ समय के बाद क्या हुआ, शिक को परगना उपखंडों में बांट दिया जाता था, जो कई गांवों का समूह होता था। मतलब बहुत सारे गांव का एक समूह होता था जिसे कहा जाता था परगना। जब सल्तनत का पतन होने लगा तो शिक को सरकार और परगना को शिक कहा जाने लगा। परगना महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई होती थी क्योंकि इस स्तर पर क्या होता था, प्रशासन और जनता के बीच में नजदीक का संपर्क होता था। अब देखेंगे हम सल्तनत कालीन अन्य अधिकारी के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत के समय में जो अधिकारी रखे जाते थे उनके बारे में देखेंगे। जैसे इक्ता क्या होता था, वह भूमि जो सैनिकों को वेतन के बदले में दिया जाता था। आमिल मतलब होता था शिकदार। मुसरिफ का अर्थ होता था अमीन। मुखिया को कहा जाता था मुकद्दम। साहिब दीवान जो राजस्व अधिकारी होते थे उन्हें कहा जाता था। सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था देखेंगे। सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सबसे जो ऊंचा अधिकारी होता था वो होता था सुल्तान। उसका काम होता था, उनका कर्तव्य होता था कि शरीयत के अनुसार, मतलब इस्लामिक कानून के अनुसार न्याय का संपादन करना। उनकी सहायता के लिए दीवाने कजा होते थे जिन्हें मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत पर सुनवाई करने के लिए दीवाने मजालिम के न्यायालय में बैठना पड़ता था। ये अदालत सप्ताह में 2 बार लगती थी और उसमें मुख्य काजी जो होते थे वो उनकी सहायता करते थे। साधारण रूप से दीवानी और फौजदारी मुकदमों का जो निर्णय होता था वो काजी मुमालिक या फिर मुख्य काजी करता था। प्रांतों और नगरों में काजी नियुक्त किए जाते थे। काजी और मुफ्ती का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, मतलब वो सदियों से चला आता रहता था। न्यायालय में कानून की जो व्यवस्था थी वो विधि विशेषज्ञ या मुफ्ती जो होते थे वही करते थे। दंड विधान जो था, जो सजा दिया जाता था वो काफी कठोर था। जैसे या तो अंग विच्छेद कर दिया जाता था, अंग काट देना, या फिर मृत्यु दंड दे देना, ये वहां का दंड विधान था। उसके बाद देखेंगे सल्तनत काल का भू नियंत्रण, कृषि व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की एक प्रमुख उपलब्धि यही थी जो कि कृषि से जो होने वाली आय होती थी उससे संबंधित राजस्व व्यवस्था, ये एक बहुत ही प्रमुख उपलब्धि था। इस काल अवधि में जमीन को 3 वर्ग में बांटा गया था, इक्ता जमीन, खालसा जमीन और इनाम जमीन। इनाम जमीन को वक्फ जमीन भी कहा जाता था। इक्ता जमीन अधिकारियों को इक्ता के रूप में मिली जमीन होती थी। खालसा जमीन सीधे सुल्तान के अधीन होता था और जहाँ का जो राजस्व जो होता था, जो उस जमीन से खालसा जमीन से जो राजस्व आता था वो दरबार में या फिर राजा के अन्य खर्च को चलाने में यूज होता था, उसका उपयोग होता था। वक्फ जमीन जो होता था वो धार्मिक व्यक्ति या संस्था को दी जाने वाली जमीन होती थी। किसानों को बलाहार कहा जाता था और किसानों के साथ ये होता था कि उनकी उपज का 1/3 या फिर कई बार ऐसा होता था कि आधा हिस्सा जो उपज होता था उसका या तो 1/3 या फिर आधा हिस्सा भू राजस्व के रूप में राजा को देना पड़ता था। इससे क्या होता था कि किसानों की जो स्थिति होती थी काफी दयनीय हो जाती थी। इसके अलावा जो मुकद्दम होते थे या जो छोटे जमींदार होते थे वो साधारण किसानों का शोषण भी करते थे। उसके बाद थोड़ा सा जानकारी दिल्ली सल्तनत के समय झारखंड पे क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में देखेंगे। खिलजी वंश के शासन के समय में झारखंड दिल्ली सल्तनत के संपर्क में आ गया था।
1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड के रास्ते नदिया, जो पश्चिम बंगाल में, उस पर आक्रमण किया था और नदिया के आक्रमण के समय बख्तियार खिलजी ने बनारस पिठौरिया मार्ग का अनुसरण किया था। बंगाल विजय में झारखंड के जनजातियों को जंगल साफ करने और फिर तीरंदाजी के लिए शाही लश्कर में शामिल कर लिया गया था। इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण थे। वो काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। इनके शासनकाल में झारखंड में दिल्ली सल्तनत का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। जब तक ये राजा थे तब तक नहीं ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तुगलक वंश के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र में चाय चौपा तक आ गया था, जो जनरा नामक संथाल सरदार राजा 4 किले में जो रहता था, वह सेना के आगमन की सूचना पाकर के किला छोड़ के भाग गया था। उन्होंने बिहार शरीफ तत्कालीन उदंतपुरी को अपनी राजधानी बनाया। ये मखदूम शाह और बीबी कमालो के समकालीन थे। पलामू में इनकी हत्या कर दी गई थी। उनके शव को उदंतपुरी लाकर के पीर पहाड़ी में दफना दिया गया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय में बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह ने एक बड़ी भूमि जीतकर हजारीबाग के सतगावा में अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन दिल्ली के तुगलक वंश और लोदी वंश के शासक सतगावा से आगे नहीं बढ़ पाए थे, क्योंकि उस समय उन्हें शक्तिशाली नागवंशी राजाओं ने कड़ी टक्कर दी थी। यहाँ पे ये अध्याय हमारा खत्म हो गया है। चलिए इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये अध्याय यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका कुछ एक्सरसाइजेज हम कर लेंगे, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय किसको जाता है? मलिक कफूर को जाता है। घोड़े दागने की प्रथा डैश ने शुरू की थी? तो घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। आगरा शहर की स्थापना डैश ने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। इसके बाद यहाँ पे मिलान कीजिए दिया हुआ है, शासक का नाम दिया है, उनको उनके वंश से मिलाना है। जैसे बलबन है तो बलबन किस वंश से मिलेगा? बलबन मिल जाएगा ममलूक वंश से। अलाउद्दीन मिलेगा खिलजी वंश से। खिज्र खां सैयद वंश से। इब्राहिम लोदी वंश से और मोहम्मद बिन तुगलक वंश से। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेंगे। जैसे दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये मैंने बताया था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। तुर्काने चहलगानी क्या था? इसका दमन किसने किया था? तुर्काने चहलगानी 40 दासों का संगठन था, जिसका दमन बलबन ने किया था। रजिया ने शासिका बनने के बाद कौन सा पोशाक धारण किया था? रजिया ने शासिका बनने के बाद कबा और कुलाह पोशाक धारण किया था। बलबन ने राजदरबार में किस ईरानी प्रथा की शुरुआत की? बलबन ने राजदरबार में सिजदा और पेबोश ईरानी प्रथा की शुरुआत की थी। सल्तनत काल में जमीन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? सल्तनत काल में जमीन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। इक्ता जमीन, खालसा जमीन और इनाम जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित क्यों किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में राज्यों पर अधिकार जमाए रखने के लिए 1326 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी दौलताबाद परिवर्तित किया था। तुगलक और लोदी वंश के शासकों को झारखंड के किस राजवंश ने कड़ी टक्कर दी थी? तुगलक और लोदी वंश के शासकों को झारखंड में नागवंशी राजाओं ने टक्कर दी थी। यहाँ पर ये अध्याय हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो मुगल साम्राज्य, उसको लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।